अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2025 की 2 तारीख है, इतवार का दिन है। जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान से मुतालिक है, जिनसे मुतालिक रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से तो आवाज़ें उठती ही थी, अब बरतानिया से भी बड़ी मुअस्सर आवाज उठी है। कौन सी शख्सियत है जिन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक बात की है, बयान दिया है, मुतालबा किया है? क्या यह शख्सियत बरतानवी पार्लियामान से बराह रास्त या बिलवास्ता मुंसलिक है या नहीं है? या इन शख्सियत का यह वाला मुतालबा पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तानी सियासतदानों के ऊपर, मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के ऊपर असरअंदाज हो सकता है या नहीं हो सकता? इसकी क्या तफसीलात शेयर करूंगा। आज वॉइस ऑफ अमेरिका ने मोहसिन नकवी साहब की अमेरिका के अंदर मुलाकातों के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो की है। उस वीडियो में जो असल बोन ऑफ कंटेंशन है वो शेयर की गई है। वो बोन ऑफ कंटेंशन क्या है और कांग्रेसमैन इसके ऊपर क्या वजाहतें देते रहे, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी मैं शेयर करूंगा। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के सीनियरिटी के मुताबिक चीफ जस्टिस बनने का जो रास्ता रोका गया, उसके बाद वजाहतें दी जा रही हैं, रद्द अमल दिया जा रहा है, बयानिया अपनाया जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि माजी में भी ये होता रहा है, यानी दूसरी हाई कोर्ट से लोग लाए जाते रहे। उसको जस्टिफाई करने का क्या ये टाइम ठीक है? उसकी डिटेल्स क्या है, तफसीलात क्या है, वो शेयर करूंगा। फिर तजावुजात के नाम के ऊपर लोगों की अमलाक को गिराया जाना और उसके ऊपर एक शख्स का हवास बाख्ता होना, वो भी आज के व्लॉग में मैं शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन घंटा एक घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसलिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ये खातून फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन है ग्रेट ब्रिटेन पार्लियामान की, फॉर्मर इंडिपेंडेंट यूके मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एमपी। ये 2019 से 2024 तक रही हैं और इनका नाम है क्लाउडिया एबे। ये एबे है, वेबे है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जितना मुझे पता है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इन्होंने अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये फरमाती है, इमरान खान द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शुड बी फ्री। इमरान खान यानी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को जल्द से जल्द आज़ाद कर दिया जाना चाहिए। इनकी नज़र में ये ऑलरेडी भी कह चुकी हैं कि इमरान खान एक पॉलिटिकल प्रिजनर हैं और यही राय अमरीकी पार्लियामेंटेरियंस और कांग्रेसमैन की भी है। बल्कि अगर दूसरी तरफ के भी लोग हैं वो भी यही कहते हैं, सेनेटर्स के, एक पॉलिटिकल प्रिजनर को इस तरह के मुकदमात का सामना नहीं करना चाहिए। हाल ही में मोहसिन नकवी साहब ने अमेरिका का दौरा किया, उसके ऊपर आज वॉइस ऑफ अमेरिका ने एक वीडियो बना दी है। उन्होंने जॉ विल्सन से लेकर बर्गमैन तक के तमाम की मुलाकातों का अहवाल शेयर किया है। वॉइस ऑफ अमेरिका की उस वीडियो के अंदर यह भी बताया कि जैसे ही उन्होंने मुलाकात की उसके फौरन बाद फ्री इमरान खान के ट्वीट इन शख्सियात की जानिब से किए गए और अपनी वजाहत में उन शख्सियात ने 2-3 बातें कही। उन्होंने कहा कि गो के इमरान खान की रूस और चीन से मुतालिक जो पॉलिसी है उसके ऊपर अमेरिका को तहफ़्फ़ुज़ात हमेशा रहे, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त अमरीकी कांग्रेसमैन, चाहे उनका ताल्लुक डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है या नहीं है, वो इस बात के ऊपर कन्विंस्ड है कि इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल प्रिजनर हैं और उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। तो ये कंसेंसस जो आवाज़ों का है फ्री इमरान खान के लिए, जो कंसेंसस आवाज़ों का, चाहे वो अमेरिका से उठ रही हैं या बरतानिया से उठ रही हैं, वो इस बात का गमाज है कि इस सरकार के जो दिन हैं वो गिने जा चुके हैं और इनको अब शदीद टेंशन है और इस टेंशन के अंदर अब उन्होंने मुबैना तौर के ऊपर गैर मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक लिस्टें तैयार करना शुरू कर दी हैं और हालात कुछ ऐसे ही हैं। आज के पहले व्लॉग के अंदर, दूसरे व्लॉग के अंदर मैंने डिस्कस किया था, मोहसिन नकवी साहब ने जो हाल ही में ठेंगा दिखाया है उसके ऊपर भी जुनैद अकबर साहब बहुत खोले हैं, उन्होंने कुछ बोला है, मैं शेयर करता हूँ। वो कहते हैं, जुनैद अकबर साहब के कोट अनकोट अल्फाज, जुनैद अकबर कहते हैं कि मोहसिन नकवी, जुनैद अकबर कहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ताहम तुम्हें सीरियस लेते हैं ना तुम्हें लाने वालों को सीरियस लेते हैं। कान खोलकर सुन लो, जिस दिन इमरान खान ने कॉल दी हमने दोबारा डी चौक पहुंचना है और इस दफा गोलियां खानी पड़ेंगी, उस तैयारी के साथ पहुंचेंगे। ये जुनैद अकबर साहब का स्टेटमेंट है जनाब। जुनैद अकबर साहब ने एक और बात भी कही है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। वो कहते हैं, पिछली क़यादत इदारों से राब्ते में थी, इस बार अगर लॉन्ग मार्च के लिए निकले तो किसी से कोई बात नहीं होगी। अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो शारा रेशम, पाक अफगान शारा
اور اس کے علاوہ موٹر وے اور جی ٹی روڈ ان سب کو مکمل بند کر دیا جائے گا. تو یہ والے جو بیانات ہیں یہ پہلے علی امین گنڈاپور صاحب کے دور میں اتنا ببانگے دہل نہیں دیے جا رہے تھے, اب دیے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سچویشن سیریس ہے, اور سیریس سچویشن کے اندر جو ہمارے صحافی حضرات ہیں وہ کاؤنٹر میئر اسٹریٹجی کا اس کو نام دے رہے ہیں. جیسے میں ابھی نجم سیٹھی صاحب کا پڑھ رہا تھا, انہوں نے پیکا قانون کا جو ملبہ ہے وہ تحریک انصاف پر گرا دیا ہے. میں ان کو سلوٹ پیش کرنا چاہوں گا, ہمارے تحریک انصاف کے دوستوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں, جو ایک ان کے حق میں جو جملہ بولتے ہیں اس کو بڑھا چڑھا کر دنیا میں پیش کر دیتے ہیں. یہی تو آپ کا ترا امتیاز ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون آپ کے دراصل خلاف کھڑا ہے. یہ لکھیے, سنیے گا ذرا کیا کہتے ہیں. نجم سیٹھی نے پیکا ایکٹ کے متنازع قانون کا ملبہ تحریک انصاف پر گرا دیا. یہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ایکشن ہو تو ری ایکشن ہوتا ہے. اگر ججز نے اور پی ٹی آئی نے اس قسم کی حرکتیں کرنی ہیں تو پھر ریاست اپنا کام کرے گی. یہ سپورٹ کر رہے ہیں, پیکا قانون کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ان کا ایک اور سٹیٹمنٹ میں بھی میں دیکھ رہا تھا, وہ بھی میری نظر سے گزرا تو میں ہل گیا. وہ کہتے ہیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نجم سیٹھی. تالی ایک ہاتھ سے نہیں دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ججز نے سائیڈ لینا شروع کر دی تھی, ریمارکس دینا شروع کر دیے تھے, اور ہمیں اس قانون میں نظر نہیں آتا, اس وجہ سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل گئی کہ کچھ کرنا پڑے گا. اچھا, ججز نے جو ریمارکس دینا شروع کر دیے یعنی سائیڈ لینا شروع کر دی, اور اگر وہ ریمارکس حکومت میں حق میں تھے تو پھر ٹھیک تھے. تو پھر آزاد عدلیہ کا آپ نعرہ کیوں مارتے ہیں بھائی؟ آزاد جمہوریت کا نعرہ کیوں مارتے ہیں؟ تو ججز کو ریمارکس دینے کا بھی حق نہیں ہے, یعنی ریمارکس سے بھی آپ اتنے خوفزدہ ہیں کہ آپ نے یہ والی حرکت کی ہے. تو بات ہی ختم ہوگی. میں اتنا کہنا چاہوں گا, سیٹھی صاحب کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو بھائی, یہ گر یہ فن ہمیں بھی سکھا دو. اب آ جاتے ہیں, بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کا راستہ رکنا سینیارٹی لسٹ میں, اور ڈوگر صاحب کا سینئر ترین جج بنا دیا جانا, اور وہ چیف جسٹس کے لیے اس وقت سٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے. اس کے اوپر حکومت وضاحتیں دے رہی ہے. وضاحتیں, وہ وضاحت کیا ہے, وضاحت شیئر کرنا چاہتا ہوں. بغیر کسی نام یا ادارے کی نسبت یعنی وداؤٹ ایٹریبیوشن ٹکٹس بھیج دیے گئے تاکہ حکومت اور ان کے ہم پلہ کے پاس جواب میں کچھ ہو. وہ کیا ہے؟ صدر پاکستان, یہ مریم نواز خان رپورٹر انہوں نے ٹویٹ کیا, وہ کہتے ہیں صدر پاکستان نے دیگر ہائی کورٹ سے 3 ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا ہے. فیصلے کے خلاف بے بنیاد بیانیہ بنایا جا رہا ہے. جوابی لائنز حسب ذیل ہیں. جوابی لائنز کو سنیے گا ذرا, غور کیجیے گا. یہ ایک آئینی فیصلہ ہے, کانسٹیٹیوشنل ڈیسیژن ہے, یہ ایک قانونی فیصلہ ہے, لافل ورڈکٹ ہے. پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 200 کے مطابق صدر پاکستان اس طرح کے تبادلے چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ مشاورت سے کر سکتے ہیں. مزید برآں متعلقہ ہائی کورٹس کے دونوں چیف جسٹس سے بھی مشاورت کی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس فیصلے پر پاکستان کے 5 چیف جسٹس کا اتفاق ہے. کانسٹیٹیوشن میں تو صدر پاکستان بہت ساری تقرریوں کو روک بھی سکتے ہیں, وزیر اعظم پاکستان بھی فائل کو ہولڈ کر سکتے ہیں, پھر اس کے نتائج ہم نے دیکھ لیے. تو جو کانسٹیٹیوشن سپورٹ کرتا ہے اپنی ذاتی مفاد کو وہ کانسٹیٹیوشن ٹھیک ہے, جو نہیں کرتا وہ خلاف ہے. تو کانسٹیٹیوشن تو یہ بھی کہتا ہے کہ اسمبلی تحلیل کر دیں جب چاہے انتخابات کرا لیں. تو 6-8 مہینے تک اس کو التوا کیوں رکھا گیا, زیر التوا کیوں رکھا گیا, یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی. ہر چیز کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. جب پتا ہے کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پرو رائٹ کھڑے ہیں, اور اگر وہ سینئر ترین ہونے کی حیثیت سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ لگ جاتے ہیں تو بڑا نقصان ہوگا, تو عین اس مومنٹ کے اوپر یہ والی کارروائی ڈال دی جاتی ہے. یہی سپریم کورٹ کے اندر ہوا, یہی آئینی بینچ کے ساتھ ہوا, یہی پیکا کی صورت میں میڈیا کے ساتھ ہوا, یعنی آزادی اظہار رائے کے ساتھ ہوا. تو یہ جو ٹیکٹکس ہیں, اس کے اوپر عمران خان صاحب کا جملہ بڑا امپورٹنٹ, وہ کہتے ہیں کنٹرول کرنے کی جو فطرت ہے وہ بدلی نہیں جا سکتی, اس کے لیے نکلنا پڑتا ہے. جناب آگے سنیے گا. مزید برآں منتقل کیے گئے ججوں کی رضامندی بھی موجود ہے. اچھا جی, انہوں تو آنا ہی تھا, ظاہر ہے فائدہ ہو رہا ہے نا بھائی. آگے, اسلام آباد ہائی کورٹ وفاق کی علامت ہے اور دیگر صوبوں سے ایسی نمائندگی کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. ویری گڈ. تاریخ میں اس کی نظیر ملتی رہی ہے, جس میں چند درج ذیل کیسز ہیں. سردار محمد اسلم جو لاہور ہائی کورٹ میں خدمات انجام دے رہے تھے, ان کو فروری 2008 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا گیا, چیف جسٹس مقرر کیا گیا. جسٹس ایم بلال خان لاہور ہائی کورٹ میں تھے, ان کا 2009 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ ہوا, چیف جسٹس بنا دیا گیا. جسٹس اقبال حمید الرحمان بھی لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہوئے, انہیں 18ویں ترمیم کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے منتخب اور متاثر ججوں کا خط ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے. جو خط لکھا ہے وہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے, کیونکہ ذاتی مفاد فائدہ ان کے رویے پر کبھی اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ادھر مفاد نہیں ہے, ادھر فائدہ نہیں ہے.
मतलब चेक कीजिए आप माइंड सेट, आप अप्रोच चेक कीजिए कि जवाब कैसे देना है। तो जवाब आप लोगों ने मुलाजा कर ली है, ये हालात हैं इस मुल्क के। और इसमें वो कहते हैं ना, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसी की भैंस। जैसे चाहो हाँक दो, और पब्लिक को हाँका जा रहा है, और पब्लिक हाँकने पर, हाँके जाने के ऊपर राजी भी है। सीधी बात है। आगे चलते हैं। ये मैं तजावजात के ऊपर जो कुछ हुआ पंजाब में, उसके ऊपर मैं एक क्लिप देख रहा था, एक पिक्चर देख रहा था, मैं हिल गया। तजावजात के नाम पर ऑपरेशन हुआ जी, और सरकारी एहलकारों के रेडी उठाकर ले जाने पर गरीब रेडीबान हवास खो बैठा और अपने सर पर ही जूते मारने लग गया। ठीक है, अगर इंक्रोचमेंट है उसको हटाना काम होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसकी आड़ में जो कुछ होता है ना हमारे मुल्क में, मैं बयान नहीं कर सकता। टैक्स लेना बेहतरीन काम है और देना भी बेहतरीन शहरी का काम है, लेकिन टैक्स लेने की आड़ में जो कुछ एफबीआर के इदारे के अंदर बैठे लोग कर रहे हैं, वो आप किसी दिन अगर आपको मौका मिल जाए ना, 2 मिनट के लिए कभी किसी सरकारी इदारे में चले जाएं, किसी थाने में आपको कोई काम पड़ जाए, मियां नवाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली, या फिर मियां जरदारी साहब, या फिर अभी इमरान खान साहब का पाला पड़ा हुआ है, किसी का भी पाला पड़ जाए किसी सरकारी महकमे में, आपको लग पता जाएगा। किसी सरकारी इदारे में आपको लग पता जाएगा, किसी इन्वेस्टिगेटिव इदारे के सामने आपको लग पता जाएगा। आपको थैले के थैले अपनी हलाल कमाई में से देने भी पड़ेंगे, और जान छुड़ाने के लिए माफिया भी मांगनी पड़ेंगी। ये हालात हैं इस मुल्क के। और गरीब का अगर ठेला भी अगर जला दिया जाएगा या उसको हटा दिया जाएगा, इसके 10 तरीके होते हैं। आपको वो तजावजात नजर आती हैं, आप उसकी चीजें पकड़ें, उनके हवाले करें और कहें कि फलां जगह है, ये एरिया हमने एनक्रोच एरिया बना दिया है, यहां पर आप खड़े हो जाए और जो बेचना है बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। उसके लिए तो कुल कमाई मालो मताई वही है। लेकिन इंक्रोचमेंट को हम सपोर्ट नहीं करते। तरीकाकार के जरिए जिस तरह स्नब किया जाता है उसको हम डिस्करेज करने की बात कर रहे हैं। शहजाद अकबर साहब का एक स्टेटमेंट है, मैं देख रहा था, वो कहते हैं अलकादिर केस में उन्होंने मुझे गवाह बनने के बदले मुशीर और सेनेटर बनने की ऑफर की। मेरे भाई को अगवा किया गया, इस पर तशद्दुद किया गया, मेरे ऊपर बरतानिया में हमला करवाया। सिर्फ एक ही मुतालबा था कि इमरान खान के खिलाफ गवाह बनो। मतीउल्लाह जान, यह मसला सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नहीं है कि कोई बाहर से जज लाकर चीफ जस्टिस बनाकर उसे मुसल्लत कर दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो कल तमाम हाई कोर्ट्स में यह हुआ करेगा और तमाम जजेस मुतासर होंगे और सबको चुप रहना पड़ेगा। अच्छा, आफ्ताब इकबाल साहब का एक स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपके सामने रख के इजाज़त चाहूंगा। जिस तरह ये हुकूमत धड़ल्ले से लोगों को दहशतगर्दी केसेस में मुलव्वस कर रही है, पासपोर्ट ब्लॉक कर रही है, मुझे खतरा है कि कल को कोई जेन्युइन केस हुआ और किसी दहशतगर्दी की हवाली का मुतालबा हुआ तो कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। ये हालात है। जुनैद सलीम साहब कहते हैं हुकूमत इस वक्त तितर बितर है, सियासी लाश बन चुकी है, बल्कि एक ऐसी सियासी लाश बन चुकी है जिससे ताफुर उठना शुरू हो गया और इसका बोझ ताकतवर हल्कों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया और लगता है ये बोझ उठाए रखना है। हमें तो ऐसा लगता है जी, हम इतना कहना चाहेंगे कैसे कर लेते हो यार। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।